हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, आज जो टॉपिक हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के द्वारा साख का निर्माण या साख का सृजन। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंसिस्ट ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। और जो इन मनी सप्लाई का जो प्राइमरी सोर्स होता है इकोनॉमी में, वो होता है सेंट्रल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही मेन अथॉरिटी है जो करेंसी को प्रिंट करता है, इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और इस पर्पज के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो डिपेंड करता है ऑन द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। सो बेसिकली जो कमर्शियल बैंक की जो रिजर्व है वो एक सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं मनी सप्लाई में। So the most important function of a commercial bank is the creation of credit. In modern economies, we can say कि most of money supply is in the form of bank deposits. तो आप credit creation को deposit creation भी बोल सकते हैं। एक ऐसी situation है जिसमें बैंक अपने deposits को expand करता है। So basically credit creation is the expansion of deposit. All right? तो चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो एक कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है क्रेडिट क्रिएट करके, डिपॉजिट्स को एक्सपेंड करके। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉनेटरी फ्लॉज होते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, कि लोग पैसा जमा करते हैं बैंक के अंदर या बैंक से पैसा लोग विड्रॉ भी करते हैं। सो इट इज ओनली दिस एक्टिविटी विच हैज अनेबल्ड द बैंक टू मैन्युफैक्चर मनी। मनी को मैन्युफैक्चर करना, मनी को जनरेट करना, इसी प्रोसेस के जरिए जो कमर्शियल बैंक है वो मतलब लायक हो पाते हैं न्यू मनी को जनरेट करने में। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके थ्रू बैंक्स अपने कस्टमर्स को लोन्स ग्रांट करके बेसिकली इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन में मनी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जो जनरल पब्लिक है वो बैंक्स के अंदर अपने पैसा है वो डिपॉजिट करती है, अपनी सेविंग डिपॉजिट करती है। हाउएवर जो कमर्शियल बैंक है वो पूरे जो अमाउंट है पब्लिक डिपॉजिट्स का उसको यूज नहीं कर सकते फॉर लेंडिंग पर्पस, क्योंकि लीगली कंपलसरी होता है बैंक्स के लिए एक सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन अपने डिपॉजिट्स का अपने पास रिजर्व रखना। क्योंकि पब्लिक है वो किसी भी टाइम पे विड्रॉ के लिए आ सकती है, उनका राइट है, उनका पैसा है, तो वो बैंक उसको मना नहीं कर सकता देने से। इसलिए उनकी विड्रॉल जो रिक्वेस्ट है उनको फुलफिल करने के लिए बैंक को अपने पास एक मिनिमम फ्रैक्शन, एक मिनिमम रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। जो रेस्ट ऑफ अमाउंट होता है उसको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिजर्व रखने के बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट होता है कमर्शियल बैंक उनको जो जनरल जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड कर सकती है उसमें से। तो इस तरीके से बेसिकली बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट को क्रिएट करते हैं बाय एडवांसिंग लोन्स या सिक्योरिटीज को परचेज करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। सो बेसिस ऑफ क्रेडिट मनी इज द बैंक डिपॉजिट्स। जैसे हमने बताया दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं इसके अंदर, प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं एंड डेरिवेटिव डिपॉजिट्स होते हैं। जो कस्टमर्स बैंक में अपना पैसा, अपना कैश जो डिपॉजिट करते हैं, जो उनके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है बैंक के द्वारा, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। इन डिपॉजिट्स को वेन एवर जब भी कस्टमर चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली उनको चेक से या बाई कैश वो उनको विड्रॉ कर सकते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट या कैश डिपॉजिट। इट इज आउट ऑफ दीज प्राइमरी डिपॉजिट जिसमें से बैंक अपने कस्टमर्स को लोन एडवांस करता है। इन प्राइमरी डिपॉजिट्स को पैसिव डिपॉजिट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जो नेट एडिशन है स्टॉक ऑफ मनी का उसमें कोई चेंज नहीं आता है। दीज आर मेयरली डिपॉजिट्स, देर इज नो इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव वो कस्टमर की साइड से होगा, कस्टमर को जब लोन चाहिए होगा तो यहाँ से मनी क्रिएट डिपॉजिट से वो क्रिएट किए जाएंगे, क्रेडिट का क्रिएशन होगा, अदरवाइज ये बैंक में एज इट इज रहेंगे। तो इनका कोई बैंक का अपनी तरफ से कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे। तो इस तरह के डिपॉजिट को पैसिव डिपॉजिट कहा जाता है। बेसिकली ये डिपॉजिट है वो मनी को सिर्फ डिपॉजिट मनी में कन्वर्ट करते हैं, कि लोगों ने पैसा दिया, करेंसी दी, उसको बैंक में डिपॉजिट किया गया, तो करेंसी को जस्ट डिपॉजिट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। इससे किसी तरह की मनी का क्रिएशन नहीं या मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है। सेकंड डिपॉजिट्स होते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। बेसिकली ये डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं जब एक बैंक अपने कस्टमर्स को लोन ग्रांट करता है या किसी तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसको परचेज करता है। इस तरह के डिपॉजिट्स को क्रिएट करने में बैंक का एक्टिव रोल होता है, इसी वजह से इस डिपॉजिट्स को एक्टिव डिपॉजिट्स कहा जाता है।
So you can say credit creation implies multiplication of bank deposits. Credit creation may be defined as expansion of bank deposits through किस process के through more loans and advances and investment. So अभी हम देखते हैं process of credit creation कि credit का creation होता कैसे है, क्या process होता है. देखिए क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है, बैंकों के पास इनिशियली या ओरिजिनली जितना डिपॉजिट बैंक के पास आता है, बैंक उस डिपॉजिट से उस अमाउंट से कई गुना ज्यादा अमाउंट को क्रिएट कर सकता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्रिएट कर सकता है. और ये जो प्रोसेस है उसको कहते हैं मल्टीपल एक्सपेंशन और मल्टीपल क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. सिमिलरली अगर किसी बैंक से अमाउंट का कैश का विड्रॉ होता है तो उस वजह से जो वो प्रोसेस वहां पे भी काम करेगा, तो उससे क्या होगा, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन होगा क्रेडिट का, मल्टीपल एक्सपेंशन भी होगा, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, राइट. तो सो प्रोसेस ऑफ मल्टीपल क्रेडिट एक्सपेंशन कैन बी, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर तीन बैंक एग्जिस्ट करते हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एक्सिस बैंक, राइट. ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एवरी बैंक हैज टू कीप 20% ऑफ कैश रिजर्व्स, यानी जितने डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं उनका 20% उनको अपने पास एज अ मिनिमम रिजर्व उनके पास अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ेगा. जो भी आरबीआई जो भी टारगेट सेट करती है, जो भी फ्रैक्शन सेट करती है उसके अकॉर्डिंगली. सो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, अ न्यू डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज हैज बीन मेड विद एसबीआई टू स्टार्ट विद. कि कोई कस्टमर है वो 1000 रुपए एसबीआई में जमा करते हैं. और ये 1000 रुपए क्या है, बैंक के लिए, एसबीआई के लिए प्राइमरी डिपॉजिट. तो बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो 1000 रुपए के आ जाते हैं. कैश ऑल्सो इंक्रीजेस बाई 1000 रुपीज. अब इसमें से जो हमने जो आरबीआई का जो कंडीशन थी कि 20% उसको एज अ रिजर्व रखना होगा, तो 1000 में से 200 रुपए है वो एज अ कैश रिजर्व रखे जाएंगे. जो रिमेनिंग अमाउंट है 800 रुपीज, उसमें से फिर ये इसको बोलते हैं एक्सेस रिजर्व, ठीक है. इसमें से बैंक आगे फर्दर अपने कस्टमर्स को लोन एडवांस कर सकता है 800 रुपए में से, राइट. चलिए देखिए कैसे काम करते हैं पूरी मैकेनिज्म. डबल एंट्री सिस्टम होगा जिसमें 1000 रुपए को दोनों साइड असेस्ट में भी दिखाया जाएगा, लाइबिलिटीज में भी दिखाया जाएगा. लाइबिलिटीज क्यों है, क्योंकि वो एक कस्टमर ने वहां पे डिपॉजिट किया, वो किसी भी टाइम पे अपने 1000 रुपए को विड्रॉ कर सकता है, तो बैंक उसको डिनाई नहीं कर सकता, बैंक की वो लाइबिलिटी 1000 रुपए, राइट. साथ में एसएस क्यों है, क्योंकि 200 रुपए रिजर्व रखने के बाद 800 रुपीज को वो आगे फर्दर कस्टमर्स को लोन ग्रांट कर सकता है, राइट. तो यहाँ पे देखिए, सपोज एसबीआई बैंक गिव्स अ लोन टू एक्स पर्सन. कोई पर्सन है एक्स वाई जेड जो भी है, तो एक्स पर्सन को आप एसबीआई लोन ग्रांट कर, और एक्स उस लोन को यूज करता है जिन्होंने जहां से भी उसने उधार लिया था उनको पे ऑफ करने के लिए. तो एसबीआई की जो बैलेंस शीट है वो किस तरह की होगी, देखिए. 1000 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट की तरह काम करेंगे, जिसमें से 1000 रुपए में से 200 रुपए वो कैश एज अ कैश रिजर्व रखता है. 800 रुपीज डेरिवेटिव डिमांड डिपॉजिट की तरह काम करेंगे. देखिए 800 रुपए में से वो लोन जनरेट कर सकता है, क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है. 800 रुपए किसको दिए जाते हैं, एक्स पर्सन को दिए जाते हैं एज अ लोन, जिसको वो पे ऑफ करने के लिए यूज करता है अपने क्रेडिटर से. Suppose X purchase goods of the value of rate rupees 800 from Y and pay cash. अब Y से वो 800 रुपए की कोई भी वैल्यू की कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, और Y उस अमाउंट को बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करता है. उसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, तीन बैंक हम लेके चले थे. सो डिपॉजिट्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा नाउ इंक्रीजेस बाई 800 रुपीज. अब बैंक के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 800 रुपीज आ जाते हैं एज अ प्राइमरी डिपॉजिट. सेम एज वेल 20% यानी 160 रुपीज उसको एज अ रिजर्व रखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा. जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 640 रुपीज, उसको वो फर्दर अपने कस्टमर्स को लोन ग्रांट कर सकता है. तो यहाँ हम सपोज करके चलते कि जो बड़ौदा बैंक है वो जेड पर्सन को 640 रुपए एज ए लोन वो ग्रांट करता है, राइट. और जेड उस अमाउंट को यूज करता है फर्दर अपने पे ऑफ करने के लिए. तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बैलेंस शीट होगी आप देख सकते हैं, 800 रुपए प्राइमरी डिपॉजिट्स है, जिसमें से 160 रुपीज है वो कैश रिजर्व है, एज अ रिजर्व जो रख रहे हैं. तो बचे हुए जो रुपए हैं यानी 640 वो एज डेरिवेटिव डिपॉजिट काम करेंगे. 640 रुपीज को एज ए लोन किसी अपने कस्टमर्स को वो ग्रांट कर सकता है, राइट. अब जेड है सेम एज वेल, जेड है वो 640 रुपए
की अमाउंट की कोई गुड्स खरीदता है, किसी पर्सन एस से एस उस अमाउंट को एक्सिस बैंक में डिपॉजिट करता है, तो सेम एज वेल 640 रुपए एज ए प्राइमरी डिपॉजिट की तरह काम करेंगे। 640 का 20% यानी 128 रुपीज एज ए रिजर्व रखा जाएगा एक्सिस बैंक के द्वारा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है यानी 512 रुपए को वो यूज कर सकता है आगे लोन देने के लिए। तो ये बैलेंस शीट होगी एक्सिस बैंक की, ठीक है। अब यहाँ पे आप एज ए होल आप पूरा बैंकिंग सिस्टम को देखिए। एसबीआई बैंक के पास 1000 रुपीज आते हैं, जिसको 200 रुपए वो एज ए रिजर्व रखता है, 800 रुपए का आगे वो लोन ग्रांट करता है। बड़ौदा बैंक के पास 800 रुपए आते हैं, 160 रुपए उसमें से वो रिजर्व रखे जाते हैं, 640 रुपए का फर्दर लोन ग्रांट किया जाता है। एक्सिस बैंक के पास 640 रुपए आ जाते हैं, 640 में से 128 रुपए एज ए रिजर्व रखे जाएंगे, 512 रुपए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल जो डिपॉजिट्स हैं बैंकों के पास दैट इज ऑफ अमाउंट 2440 रुपए, जिसमें से रिजर्व रखे जा रहे हैं 488 रुपीज एंड लोन दिया जा रहा है 1952 रुपए। और ये जो प्रोसेस है पूरा बैंकिंग सिस्टम में चलता रहेगा जब तक कि जो डिपॉजिट है पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर लिए जाए। 1000 रुपए की डिपॉजिट्स को कितने 2440 रुपए के डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। और ये एट द एंड मल्टीपल टाइम्स होगा। जब हम पूरा आगे प्रोसेस पूरा आगे चलेगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम काम करेगा, जैसे मैंने कहा कि पूरे डिपॉजिट जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो जो लास्ट हमारा अमाउंट आएगा वो मल्टीपल टाइम्स होगा। तो ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस क्योंकि हमारा जो कैश रिजर्व रेशियो हमने रखा था वो 20% रखा है, जो क्रेडिट क्रिएशन होगा, जो क्रेडिट के अंदर एक्सपेंशन होगा वो 5 टाइम्स होगा। अगर हमारा कैश रिजर्व रेशियो 10% होता है तो क्रेडिट में क्रिएशन है वो 10 टाइम्स यानी 10 गुना ज्यादा होगा। सो बेसिकली कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा वो डिपेंड करता है क्रेडिट मल्टीप्लायर पे। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/r 1। Here R stands for required reserves। जितना फ्रैक्शन हम एज ए रिजर्व रखते हैं, जितना कम फ्रैक्शन हम रखेंगे, जितना हम कम अमाउंट रखेंगे एज ए कैश रिजर्व, उतना ही ज्यादा बैंक के पास ज्यादा पैसे होंगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट उसके पास बचेगा आगे फर्दर लोन सैंक्शन करने के लिए। तो जितना आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही क्रेडिट का क्रिएशन ज्यादा होगा। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/r। 20% है तो इस केस में 5 टाइम्स यानी 1000 रुपए से 5 टाइम्स 5 गुना ज्यादा क्रेडिट का क्रिएशन होगा। 10% है तो 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा क्रेडिट का। कुछ लिमिटेशंस है क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर, जैसे कि अमाउंट ऑफ कैश, जितना कैश कमर्शियल बैंक के पास इन फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, जितना अमाउंट ऑफ कैश कम होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। रिजर्व रेशियो जो आरबीआई सेट करता है, जितना मिनिमम रिजर्व हमें कम फ्रैक्शन लो फ्रैक्शन रखना पड़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। अगर रिजर्व जो फ्रैक्शन है वो हाई सेट किया था आरबीआई के द्वारा तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाते हैं। लोगों की बैंकिंग हैबिट्स कैसी है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर ज्यादा करते हैं, बैंक में पैसा जमा ज्यादा करते हैं तो उस केस में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। अगर अपने पास होल्ड कर करते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। इकोनॉमी के अंदर बिजनेस कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए फेवरेबल है, तो लोग मतलब बिजनेसमैन है पैसा उधार लेने के लिए या लोन लेने के लिए बैंक से इनकरेज होंगे तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा। लीकेजेस के ऊपर जितना आउट कैश का आउटफ्लो अगर हो रहा है इकोनॉमी के अंदर तो बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर इम्पैक्ट आए। A bank creates credit in the process of acquiring sound and profitable assets like bills and the government securities। जितना इतनी फेवरेबल या साउंड और प्रॉफिटेबल असेस्ट होंगी तो उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, अगर पीपल डिजायर टू होल्ड मोर कैश तो द पावर ऑफ बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट इज रिड्यूस्ड। मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विल लार्जली डिपेंड ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। So central bank has the power basically to influence the process of credit. So to conclude, we can say that credit creation by banks is one of the most important and the only source of generating income. So basically जब central bank जो reserve requirement होती है उनको set करता है तो वो directly affect करता है credit creation process को, क्योंकि जितना ज़्यादा required reserves का set किया जाएगा, जितना high set किया जाएगा उतना ही कम funds होंगे बैंक के पास आगे further loan या lend करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है credit creation। कैसे बैंक्स एक स्मॉल डिपॉजिट से कैसे एक मल्टीपल टाइम्स कैसे क्रेडिट को एक्सपेंड कर पाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट।